नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमी का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर चुके थे। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि इस प्लेटफॉर्म पे यूपी पीसीएस और आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कंटेंट अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को यूपी पीसीएस से रिलेटेड और आरओ से रिलेटेड एक अच्छा कंटेंट, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने को मिलेगा। ओके, तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के तहत कितने द वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए गए थे। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 300 और ऑप्शन डी है 750। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए द वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए गए थे। इस प्रकार जो ऑप्शन है वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं, जिसे सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। पहला है क्षमता उभारना, दूसरा अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरा युवा शक्ति, चौथा है समावेशी विकास। ओके, देश को अमृत काल की ओर ले जाने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में अपनाई गई सप्तवर्षीय नामक 7 प्राथमिकताएं इस प्रकार एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था का खाका प्रस्तुत करती है, जिसके अंतर्गत समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वृत्ति वर्ष, ये 7 शामिल है। इस प्रकार जो सप्तवर्षीय योजना में जो अपनाई गई है केंद्रीय बजट सप्तवर्षीय, उसमें क्षमता उभारना, अंतिम छोर तक पहुंचना और युवा शक्ति और समावेशी विकास, ये चारों शामिल है। ओके, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को 5,93,538 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो किसी मंत्रालय के लिए सभी मंत्रालयों में से सबसे अधिक राशि है। ओके, केंद्र सरकार के कुल व्यय का 13% से अधिक इसे आवंटित किया गया है। इस प्रकार सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक है, शिक्षा मंत्रालय के अनुमानित व्यय में 2022-23 के संशोधित अनुमान से 13% की वृद्धि हुई है। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि वर्ष 2015 के बाद से शिक्षा के प्रति कुल आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.8% रहा है। ओके, तो केंद्रीय बजट 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय का अनुमानित व्यय जो था वो 1,12,899 करोड़ था। ओके, जो वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है। ओके, इसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को 61%, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को जो है वो 61% धन आवंटित किया गया था और साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को 39%। ओके, उच्च शिक्षा विभाग को 39% और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को 61% आवंटित किया गया था। ओके, और वर्ष 2015 के बाद शिक्षा के प्रतिकूल आवंटन जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.8% रहा था। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में आयकर संग्रहालय में कितनी वृद्धि का आशय है, कितनी वृद्धि की आशय है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में आयकर संग्रहालय में जो है वो 10.5% की वृद्धि की आशय है। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी,
फेम इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है भारी उद्योग मंत्रालय। भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक परिवहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना जिसे फेम योजना चरण 2 को जो भारी उद्योग और मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था और यह 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए बजटीय संस्था के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। ओके, तो डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। भार और उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना को के क्रियान्वयन मतलब मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रहा है, भार उद्योग मंत्रालय द्वारा। ओके, तो डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरे कथन में कहा जा रहा है इसका उद्देश्य केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुने। कूट में है पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है ना तो एक और ना ही दो, और दूसरी ऑप्शन है केवल दो, और डी ऑप्शन में है एक और दो दोनों। पीएम श्री पीएम श्री पीएम श्री पीएम श्री पीएम श्री को हम लोग पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से भी जानते हैं पीएम श्री को। यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ना कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, ना कि केंद्रीय क्षेत्र। तो पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इसका उद्देश्य जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों में चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है, ना कि केवल सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। ओके, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा होता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि केवल केंद्र सरकार द्वारा। ओके, तो इसमें ना तो एक और ना ही दो सही हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत सरोवर के तकनीकी सहयोगी के रूप में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य राष्ट्रीय स्पेस अनुप्रयोग एवं भू सूचना संस्था, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय माध्यम दूरी मौसम पुनर्निर्माण केंद्र, ऑप्शन डी में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद। मिशन अमृत सरोवर जो है वो 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ था। 24 अप्रैल 2022 को। ओके, 24 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था। ओके, इस मिशन का लक्ष्य जो था वो ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण और पुनरुद्धार करना था। ओके, और यह सरोवर था उसके तकनीकी सहयोगी के रूप में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और भू सूचना विज्ञान संस्था को मिशन के तहत भागीदार बनाया गया था। ओके, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, और ऑप्शन डी है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट योजना जो है वो सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। 2016 में। ओके, 2016 में शुरू किया गया था जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट योजना, और यह एक एकीकृत और व्यापारिक प्रणाली है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अटल वयो अभ्युदय योजना के घटक है? अब पहला है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, दूसरा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, तीसरा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, चौथा प्रधानमंत्री जनधन योजना। अटल वयो योजना जिसे हम लोग ए वी वाई
AVYAY के नाम से भी जानते हैं। पहले AVYAY को वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में जाना जाता था, जिसे अप्रैल 2021 में अप्रैल 2021 में नया रूप दे दिया गया और इसका नाम बदल के अटल वयो अटल अटल वायो अटल वायो अटल वायो अभ्युदय योजना ओके अटल वायो अभ्युदय योजना कर दिया गया है। और यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना है। तो इस प्रकार जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम यह है अटल वयो अभ्युदय योजना, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा और राष्ट्रीय वयोश्री योजना इसके तहत आता है, तो ये भी सही हो जाएगा। 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2 और 3, तो डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो जो हाल ही में खबरों में था संबंधित है। ऑप्शन ए जूनागढ़ में जन्म संग्रह, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर में विलय का दस्तावेज, ऑप्शन सी है हैदराबाद को एकत्रित करने के लिए सैन्य कार्रवाई, और ऑप्शन डी है कारगिल में भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण लक्षण ऑपरेशन पोलो के नाम से जाने जाने वाला सैन्य अभियान था, जो 13 सितंबर ऑपरेशन पोलो जो है वो 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत संघ में एकजुट करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 22 सितंबर, ऑप्शन डी है 26 नवंबर और ऑप्शन डी है 25 दिसंबर। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस जिसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, उस दिन का याद दिलाता है, हिंदी दिवस उस दिन का याद दिलाता है जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में ग्रहण किया था, और उसी दिन से ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिखरशीलता का सबसे अच्छा विवरण रखता है? ऑप्शन ए विषुवत-रेखीय वनों में निरंतर वर्षा, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय वनों में पत्तियों का सदाबहार होना, ऑप्शन सी है शंकुधारी वनों में कम ह्यूमस संग्रह, ऑप्शन डी है एक घटना जहां कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों में शिखरशीलता एक समान घटना है जो कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते हैं, जिससे उनके बीच अंतराल होने के कारण आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। ओके, इस प्रकार डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, शिखरशीलता जो होता है वो जटिल प्रतिरूप को निर्मित करता है और साथ ही जंगल में प्रकाश के प्रवेश को बढ़ावा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता है। ऑप्शन ए है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन डी है राफेल नडाल। ओके, तो इसमें सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले यूपीआई एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसे हिताची पेटीएम सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया था, और कथन 2 है यह एक व्हाइट लेबल एटीएम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दो, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। हिताची पेटीएम सर्विसेज द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम 5 सितंबर 2023 को 5 सितंबर 2023 को ओके 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अतः जो कथन एक है वो सही है, और एटीएम एक व्हाइट लेबल एटीएम है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। अतः जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। ओके, इस प्रकार एक और दो दोनों सही, तो डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का पहला स्वदेशी रूप में विकसित संस्करण कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी है
नरौरा, ऑप्शन सी है ककरपारा और ऑप्शन डी है शक्तिनगर। ककरपारा परमाणु संयंत्र परियोजना भारत की पहली दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है। इस प्रकार बी जो सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, ककरपारा दबाव युक्त जल भारी रिएक्टर का पहला स्वदेशी रूप विकसित संस्करण है। ओके, ककरपारा में, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2023 में गुजरात पत्र किसके लिए जारी किया गया? ऑप्शन ए पारंपरिक चिकित्सा, ऑप्शन बी है वस्तु शिल्प आश्चर्यों की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी है प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन डी है वन संरक्षण। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात घोषणा के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2030 का परिणाम दस्तावेज जारी किया। ओके, इस प्रकार कथन एक जो है पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा द्वारा गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में की गई थी। और दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय पोषक माह की थीम जो है वो सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत है। ओके, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ओके, तो पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था राजस्थान के झुंझुनू जिले में प्रधानमंत्री द्वारा यह लॉन्च किया गया था। ओके, 8 मार्च को 8 8 मार्च 2018 को। ओके, 8 मार्च 2018 को यह लॉन्च किया गया था झुंझुनू जिले में राजस्थान के। ओके, तो ये कथन जो एक है वो सही हो जाएगा। ओके, कथन एक सही हो जाएगा। और पोषक माह जिसे राष्ट्रीय पोषक माह के रूप में भी जाना जाता है भारत में एक वार्षिक आयोजन है जिसका उद्देश्य पोषक के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और साथ ही स्वास्थ्य आहार आदतों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार पोषक माह समूह 2023 का जो थीम है वह है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। तो कथन दो है वो भी जो सही हो जाएगा। ओके, इस प्रकार एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्राप्त किया? ऑप्शन ए किसने रेमन मैग्सेसे 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए रवीश कुमार, ऑप्शन बी है आर रवि कन्नन, ऑप्शन सी है नीलिमा मिश्रा, ऑप्शन डी है कुलानदेई फ्रांसीसी। तो जो रेमन मैग्सेसे 2023 का पुरस्कार ये आर रवि कन्नन को प्राप्त किया। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोंगपी पटारी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है कर्नाटक। लोंगपी पटारी जो है वो मणिपुर के लोंगपी गांव का एक तांगखुल नागा जनजाति इस अनूठी शैली का पटारी बनाती है। ये लोंगपी पटारी जो है ये मिट्टी की बर्तन की एक प्रजाति है, मिट्टी की बर्तन की बनाती है तांगखुल नागा जनजाति। ओके, जो मणिपुर में रहते हैं। तो ये लोंगपी पटारी मणिपुर में उत्पत्ति की गई है मणिपुर द्वारा। इस प्रकार सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए ग्रीन अमोनिया, ऑप्शन बी है व्हाइट लेड, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है लाफिंग गैस। तो हैबर प्रक्रिया का उपयोग करके ग्रीन अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी श्रृंखला में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित पहला एशियाई व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए विजय अमृतराज, ऑप्शन बी है महेश भूपति, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी है लिएंडर पेस। हाल ही में कई ग्रैंड स्लैम विजेता लिएंडर पेस वर्ष 2024 की खिलाड़ी श्रेणी में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किए गए पहले एशियाई व्यक्ति हैं। इस प्रकार डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम समझौता पर निम्नलिखित के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन ए इजराइल और फिलिस्तीन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ऑप्शन सी है इजराइल और अरब राज्य, ऑप्शन डी है भारत और चीन।
अब्राहम समझौता इजराइल और कई अरब राज्यों के बीच 2020 में हस्ताक्षरित समझौता पर एक श्रृंखला है। ओके, 2020 में ये अब्राहम समझौता किया गया था। ओके, और यह अरब राज्यों के बीच हस्ताक्षरित समझौते की एक श्रृंखला है जो मध्य पूर्व में राजनयिक संबंधों में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन साहज किसके द्वारा संचालित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है भारतीय सेना, ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक। ऑपरेशन साहस जो है वो तटीय सुरक्षा निर्माण के सभी हितधारकों को शामिल करने वाला एक अभ्यास है। पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित किया गया था इसे। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारतीय तटरक्षक द्वारा इसे संचालित किया जाता है ऑपरेशन साहस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह 4 लोकतांत्रिक देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का समूह है। और कथन 2 में कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के साथ समर्थन करना है। ओके, क्वाड जो देश है वो उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 राज्य क्वाड देश में मतलब क्वाड में शामिल है। तो कथन जो एक है वो सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है स्वतंत्र, खुली और समृद्धि भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के साथ समर्थन करना है। तो कथन जो 2 है वो भी सही है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूसो भूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है केदारनाथ। तो भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में द्वारिका, नई दिल्ली में यूसु भूमि नामक इंडिया इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सप्लोरर सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूसु भूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, प्रधानमंत्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा ब्लॉगिंग का संबंध है? ऑप्शन ए ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष कार्यक्रम से, ऑप्शन सी है मौसम संबंधित घटनाओं से, ऑप्शन डी है रक्षा रणनीति से। ओमेगा ब्लॉगिंग एक मौसम संबंधित घटना है जो तब होती है जब एक उच्च दाब प्रणाली 2 कम दाब प्रणाली के बीच फंस जाती है। ओके, तो ये मौसम संबंधित घटना है ओमेगा ब्लॉगिंग। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक्स किसके बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? ऑप्शन ए है भारत और थाईलैंड, ऑप्शन बी है भारत और सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है भारत और जापान। भारत और सिंगापुर ने सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसे सिम्बैक्स का कहा जाता है, उसका 28वां संस्करण आयोजित किया। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है विराट कोहली। इंफोसिस द्वारा राफेल नडाल को उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए वहीदा रहमान को, ऑप्शन बी है रजनीकांत को, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन सी है रेखा को। प्रसिद्ध भारतीय दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान, जिसे भारतीय सिनेमा क्लासिकल में उनकी महान भूमिका के लिए जाना जाता है, को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, 21वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला एवं पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। भारत और सऊदी अरेबिया ने पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन हरित स्वच्छ हाइड्रोजन सप्लाई चेन के क्षेत्र में रियाद में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है नरगिस मोहम्मदी,
ऑप्शन बी है जान फासे, ऑप्शन सी है क्लाउडिया गोल्डी, ऑप्शन डी है पियरे एगोस्टीन। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जेल में बंद ईरान के मानवाधिकारी वकील नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महीने में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? ऑप्शन है जुलाई, ऑप्शन बी है अगस्त, ऑप्शन सी है सितंबर, ऑप्शन डी है अक्टूबर। भारत की वनस्पति एवं जीवों की सुरक्षा और संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह आयोजित किया जाता है। इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रीत 11 भारत एवं किसके बीच के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है सेशल्स। भारत तथा बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीत का 11वां संस्करण शुरू किया है। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संप्रीत 11वां भारत और बांग्लादेश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नूर 3 एक इमेजिंग उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है कुवैत। ईरान ने इमेजिंग उपग्रह नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर की ऊपर की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नूर उपग्रह को ईरान ने लॉन्च किया है। ओके, जो कि एक इमेजिनरी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंटस विवर्तकनी प्लेट को जो 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हो गई थी की खोज की गई है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर में, ऑप्शन बी है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन डी है पूर्वी प्रशांत महासागर में। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में पोंटस विवर्तकनी प्लेट के अस्तित्व का पता लगाया है। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर में पोंटस विवर्तकनी का पता लगाया वैज्ञानिकों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टी अहतिसारी जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया पूर्वी राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए इंडोनेशिया के, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड के, ऑप्शन सी है फिनलैंड के, ऑप्शन डी है श्रीलंका के। मार्टी अहतिसारी ने वर्ष 1994 से 2000 के बीच फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 10वें राष्ट्रपति के रूप में फिनलैंड के। ओके, फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को हल करने के उनके प्रयास के लिए उन्हें वर्ष 2008 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, किनको? मार्टिन अहतिसारी को 2008 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इनका निधन जो है अक्टूबर 2023 में हो गया था। तो ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ज्यूरिक डायमंड लीग में भाला फेंक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए जैकब वार्डलेचच, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है एंड्रियन माराडारे, ऑप्शन डी है किशोर जेना। ज्यूरिक डायमंड लीग में जैकब वार्डलेंज ने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 की पद तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहली बार था कि भारत की पद संख्या 3 अंकों के आंकड़ों को पार कर गई। ओके, इसमें पहला स्थान जो था वो चीन का था। इसने 388 पद जीते। ओके, और चीन का 388 पद, उत्तर कोरिया का 190 पद, नॉर्थ कोरिया का 100 सॉरी नॉर्थ उत्तर कोरिया का 190 पद था और जापान का जो था वो 188 पद था जापान का। और इसमें इंडिया चौथे स्थान पर है। ओके, इसके बाद इंडिया का नाम था। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक नौचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन ए 40वीं, ऑप्शन बी है 41वीं, ऑप्शन सी है 42वीं और ऑप्शन डी है 43वीं।
वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत 132 देशों की अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर था। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। या 132 देशों की अर्थव्यवस्था का में से 140वां स्थान जो 40वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। ओके, तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ऑप्शन डी है विश्व व्यापार संगठन। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन प्रतिरूप पर एक रिपोर्ट जारी करता है। इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा जारी किया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक। ओके, तो सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का नदी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। वर्ष 2023 का चौथा नदी उत्सव यमुना नदी के तट पर स्थित दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नैनो डीएपी यानी लिक्विड यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है अमेठी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात के कलोल में इफोको में नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया। ओके, इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में नैनो डीएपी का उद्घाटन किया गया है। किसने किया? अमित शाह ने, गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित किसके लिए R21 मैट्रिक्स एम नाम की एक नई वैक्सीन की सिफारिश की है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है मंकी पॉक्स और ऑप्शन डी है मलेरिया। विश्व संगठन WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए R21 मैट्रिक्स एम की सिफारिश की है। इस प्रकार जो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये मलेरिया से रिलेटेड है। ओके, यह वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण लोनाक झील स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सी है मिजोरम में, ऑप्शन डी है नागालैंड में। दक्षिण लोनाक झील जो है वो हिमालयी राज्य सिक्किम में एक हिमनद झील है। इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वार रूम निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक फाइल है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है केरल। दिल्ली सरकार ने शीतकालीन कार्य योजना की 24 डिग्री निगरानी तथा क्रियान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह दिल्ली सरकार की एक पहल है, ग्रीन वार रूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहजेर 10 नामक एक स्वनिर्मित ड्रोन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है भारत। ईरान ने अपनी नवीनतम घरेलू निर्मित ड्रोन मोहजेर 10 को अनावरण किया, जिसने अधिक ऊंचाई के साथ साथ लंबी अवधि तक उड़ान भरने तथा अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता जैसी उन्नत क्षमताएं हैं। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोहजेर 10 जो है वो ईरान का एक स्वनिर्मित ड्रोन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक नहीं है जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूख की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है? ऑप्शन ए अल्प पोषण, ऑप्शन बी है चाइल्ड वेस्टिंग, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य स्वस्थ और उत्तरजीविता, ऑप्शन डी है शिशु मृत्यु दर। प्रत्येक देश के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है जो 4 संकेतों को जोड़ता है जो भूख की बहुआयामी प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं। ओके, अल्प पोषण, पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टिटिंग और तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चौथा है शिशु मृत्यु दर। ये 4 के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। ओके, तो इसमें ये भी सही है, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग के आधार पर भी, शिशु मृत्यु दर के आधार पर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है और स्वस्थ एवं उत्तरजीविता के आधार पर नहीं। तो इसमें पूछा गया कौन सा संकेतक नहीं है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये संकेतक नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत के नेतृत्व में वैश्विक जैव ईंधन संगठन की घोषणा की गई। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि G20 ऐप भारत द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ए ना तो एक और ना ही दो। तो भारत ने वैश्विक जैव ईंधन संगठन की शुरुआत की घोषणा की और साथ ही वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की अपील की। अपील के साथ G20 देशों से एक पहल में शामिल होने का आग्रह किया। इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया था। ओके, अतः जो कथन एक है वह सही हो जाएगा। और G20 ऐप जो है वो भारत द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया, ना कि गृह मंत्रालय ने। ओके, गृह मंत्रालय इसमें कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया था, बल्कि विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हामुन का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा रखा गया था? हामुन का नाम जो है वो किस देश द्वारा रखा गया था, जो बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर 2023 में आया था? ओके, चक्रवात। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है ओमान। तो हामुन चक्रवात बंगाल की खाड़ी में निर्मित एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसका नाम ईरान द्वारा रखा गया था। ओके, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसमें भी। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।